जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। सबकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है, बढ़िया चलनी चाहिए। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी में जो आज हमारा टॉपिक है वो है प्रेम्बल, प्रस्तावना हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। प्रस्तावना जैसे हम पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पर निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरीब और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली प्रभुता सॉरी सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सी शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को, ठीक है, एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म आत्मर्पित करते हैं आत्मर्पित करते हैं। ठीक है। तो ये है हमारी प्रस्तावना। देखो, इंग्लिश में भी रही, हिंदी में भी रही। इसको हमें पढ़ना है, इसको हमने पढ़ा, इसको समझा क्या कि प्रस्तावना में लिखा क्या क्या है। सबसे पहले कल जो हमने देखा कि वो हमने देखा कि प्रस्तावना की आवश्यकता क्यों है, कि भाई क्यों है प्रस्तावना की आवश्यकता है, कि भाई हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों को बताती है, मूल मूल्यों को बताती है। ठीक है। फिर जैसे क्या कहा प्रस्तावना के बारे में, जैसे ई वारकर के बारे में देखा जाए तो इसने प्रस्तावना को बेहतरीन और शानदार बताया था। एन के पालकी वाले ने क्या कहा था, आइडेंटिटी कार्ड बताया था प्रस्तावना को। ठीक है। कोई दिक्कत? फिर हमने देखा प्रस्तावना के चार प्रमुख तत्व हैं। पहला, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, आखिरकार ताकत कहाँ से मिली है संविधान को। दूसरा, नेचर ऑफ स्टेट, जो राज्य है वो कैसा होना चाहिए। फिर उद्देश्य क्या है प्रस्तावना का। फिर किस तारीख को अपनाया गया है। जैसे अगर देखा जाए तो शक्ति कहाँ से मिली है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग। पावर कम फ्रॉम अर्स नॉट किंग, की जो पावर मिली है, ताकत वो कहाँ से आई है, हम लोगों से आई है, किसी राजा रजवाड़े से नहीं आई है। दूसरा, हमने बात करें नेचर कैसा होना चाहिए, सोवरेन होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए, प्रबुद्ध समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये क्या होना चाहिए, इस प्रकृति का होना चाहिए। उद्देश्य क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्विटी, फ्रेटर्निटी, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। डेट ऑफ एडॉप्शन कब, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई किसने लिखा संविधान को, किसने लिखा। जैसे कैलीग्राफी किसने करी, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। कलाकार कौन रहे, नंदलाल बोस एंड बेहोर राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, ये रहे। किस पेज पे किसका सिग्नेचर मिलता है, ये भी हमने कल देखा। ठीक है। फिर हमने देखा सोवरेन का मतलब क्या होता है, संप्रभुता का मतलब क्या होता है। संप्रभुता का मतलब ये है कि जो भी निर्णय लेगा वो भारत लेगा। भारत किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। भारत ये नहीं है कि अमेरिका के सैंक्शन से डर जाएगा और कुछ करेगा। ये नहीं है कि किसी के दबाव में आके कुछ करेगा, या कुछ काम करना है, जंग लड़नी है, किसी से दोस्ती करनी है, दुश्मनी करनी है, तो किसी देश से पूछ के करेगा नहीं। हम अपने भाग्य विधाता खुद हैं। संप्रभुता का मतलब होता है ये, जो चाहे वो हम कर सकते हैं, चाहे वो आंतरिक रूप से हो या बाहरी रूप से हो, दोनों तरह से हम क्या है, स्वतंत्र हैं। ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है। चलो, फिर हमने देखा था समाजवादी। समाजवादी का मतलब ये होता है एक तरीके से कि ज्यादातर कंट्रोल किसके पास चले जाता है, गवर्नमेंट के पास चले जाता है। गवर्नमेंट ये देखती है कि इन लोगों का शोषण तो नहीं हो रहा है। समाजवाद भी हमने दो तरह का देखा। पहला आपने देखा कम्युनिस्ट स्टेट सोशलिज्म। ठीक है, मतलब जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म है वो देखा। दूसरा गांधीवादी सोशलिज्म। तो हमारा झुकाव किधर है, गांधीवादी सोशलिज्म के ऊपर है। मतलब पंचायती व्यवस्था लाई जाए, म्युनिसिपैलिटीज लाई जाए। ठीक है। सभी को लाइवलीहुड मीन्स मिले, इस तरीके की बातें हमने अपने संविधान में रखी। ठीक है, कि भाई बॉन्डेड लेबर नहीं हो, जो बंधुआ मजदूरी है वो सब ना कराई जाए। तो हमारा समाजवाद कैसा है, हमारा गांधीवादी समाजवाद है। ना कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म को हम फॉलो नहीं करते। हम किसको करते हैं, गांधीवादी सोशलिज्म को। ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे स्टेट का नेचर कैसा है। सेकुलर कैसा है, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है, जैसे देखो आपको इमेज दिख रही है, इमेज दिख रही है, कहीं क्रिश्चियन कहीं कुछ। देखो जैसे एक कहानी भी है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ठीक है।
ये बात कही जाती है। ये वो बात अलग है कि आज के समय में कुछ अराजक तत्व ऐसे हो गए हैं जो कहीं न कहीं भारत की अखंडता को नाश करने की कोशिश करते हैं। जो इंडिया का सेकुलर या पंथ निरपेक्ष जो फैब्रिक है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों से दूर रहना है, लेकिन आप समझो पंथ निरपेक्ष क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने लिखा क्या है नोट्स में। ठीक है, तो एडेड कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976। एग्जाम में पूछा है 42वां संविधान कब हुआ? 1976। एग्जाम में ये पूछा है 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 40वां, 41वां, 42वां, 43वां, 44वां, कौन सा हुआ? 42वां हुआ था। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा गया था? 42वें संविधान से जोड़ा गया था। कुछ आर्टिकल की बात कर ले, जैसे आर्टिकल 25 से 28 फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 18 हमें धर्म निरपेक्ष बनाता है। ठीक है, हमने कैसे सेकुलरिज्म को अपनाया है? पॉजिटिव सेकुलरिज्म। द इंडियन स्टेट गिव्स इक्वल प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन अनलाइन पाकिस्तान और ईरान। भारतीय राज्य सभी धर्मों की समान सुरक्षा देता है, हमारा कोई भी धर्म नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं वेस्टर्न का क्या है। वेस्टर्न है कॉम्पैरेटिव एग्जाम्पल, जैसे वेस्टर्न और फ्रेंच मॉडल जो है वो उसको क्या बोला जाता है? देखो ये याद रखना, इसको क्या बोला जाता है? इरेजर का है ये है ना? ठीक, तो क्या बोला जाता है? लेसिट। लेसिट, उसको क्या बोला जाता है? लेसिट बोला जाता है, लेसिट बोला जाता है, मीन्स स्ट्रिक्ट नेगेटिव। तो जो वेस्टर्न में वो कैसा सेकुलरिज्म फॉलो किया जाता है? तो वो करा जाता है नेगेटिव। हम कैसे करते हैं? पॉजिटिव। बिटवीन स्टेट एंड चर्च द इंडियन मॉडल इज इंक्लूसिव एंड पॉजिटिव। हमारा नेचर कैसा है? सेकुलरिज्म का इंक्लूसिव है और कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक है, नहीं आई बात समझ में? अब समझो बात को कि बात आखिरकार हो क्या रखी है। एक मिनट रुकना। हम्म सेकुलरिज्म की मतलब क्या होती है, बात समझो। देखो, सेकुलरिज्म का मतलब ये हुआ, जैसे यूरोप के कुछ देश हैं, जैसे फ्रांस, वहां पे क्या था? चर्च का बहुत ज्यादा दबदबा था। अगर आप चर्च में ज्यादा संशोधन करने की कोशिश करते तो आप स्टेट से हाथ धो बैठते। तो उन्होंने कहा कि भाई हम एक काम करते हैं, हम लेकर आते हैं, सेकुलर बनाते हैं अपने स्टेट को। उनके सेकुलर का मतलब ये था कि भाई धर्म को जो करना है वो करता रहे, हम धर्म के मामले में ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, लेकिन अपनी चार बाउंड्री के अंदर करता रहे, रोड पे आके ना करे। और जो स्टेट है वो धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो स्टेट को करना है उसके मामले में धर्म ना बोले। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कोई भी पब्लिक प्लेस पे किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि नहीं कर सकता। पब्लिक प्लेस से धर्म को हटा दिया गया। ठीक है, बताइए समझ में? तो मतलब कि धार्मिक मामलों में स्टेट नहीं बोलेगा और स्टेट के मामले में धर्म नहीं बोलेगा। ये पहली बात हो गई। फिर दूसरी बात आती है इंडिया की। इंडिया ने क्या काम करा? इंडिया ने देखा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हिंदुस्तान में जो इनइक्वालिटी कहा जाए, जो असमानता है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये धर्म ही है। जैसे वर्ण व्यवस्था हुआ, पर्दा व्यवस्था हुई। ठीक है, या कहा जाए जैसे ट्रिपल तलाक हुआ, ये वो बैन करा गया। और बहुत सी चीजें ऐसी है कि जो शोषण किया जा रहा है वो तो धर्म के अनुसार ही किया, धर्म ही कर रहा है। और अगर धर्म में स्टेट हस्तक्षेप ना करेगा तो बात खराब हो जाएगी। और खाली एक में ही हस्तक्षेप करे, किसी एक ही धर्म को प्रमोट करे, तो भी बात खराब है। तो हमने कहा कि हम अपनाएंगे पॉजिटिव रिलीजन। पॉजिटिव रिलीजन मतलब ये है कि भाई आपके पास धार्मिक स्वतंत्रता है, आप जैसे चाहो वैसे धर्म को मानो, पब्लिक प्लेस में मानो, कहीं भी मानो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हेल्थ, स्वास्थ्य खराब नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस है जिससे स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो उस पर रोक लगा दी जाती है। रोक लगा दी रोक लगा दी जाती है। तो हमने कैसे सेकुलर या धर्म निरपेक्ष कैसे अपनाया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, तो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब बात कर लेते हैं अगला। अगला जैसे क्या है कि हमारा नेचर कैसा है स्टेट का? तो कैसा है? लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो बेस्ड ऑन पॉपुलर सोवरेनिटी, सुप्रीम पावर लाइज विथ पीपल। सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? जनता के पास है। जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हमारे पास शक्ति है, जनता के पास शक्ति है कि किसको चुनना है, कैसे चुनना है, क्या करना है। कोई राजा रजवाड़ा नहीं है कि जिसको हम चुनने हैं ना। ठीक है,
ना तो कोई राजा महाराजाओं के खानदान का है जिसको हम चुन रहे हैं, ना कोई मुगल खानदान का है कि जिसको हम चुन रहे हैं। हम किसको चुन रहे हैं? जनता किसको चुन रही है? जनता को ही चुन रही है। वो उस पे क्या कर रही है? शासन कर रही है। शासन कर रही है। तो जो सुप्रीम पावर है वो कौन है? जनता है यहाँ की। ठीक है, बात है समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ तक? है ना? तो अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक। हम दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। जैसे डायरेक्ट की बात की जाए वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इनडायरेक्ट है वो कहाँ है? इंडिया में। मतलब क्या है? हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। हम क्या चुनेंगे? एमपी चुनेंगे। हम क्या चुनेंगे? एमएलए चुनेंगे। हम इनको चुनेंगे, रिप्रेजेंटेटिव हमने अपने चुने, वो कहाँ चले गए? पार्लियामेंट में चले गए। ठीक है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। मतलब ये कहाँ बैठेंगे? आपके एग्जीक्यूटिव में बैठेंगे, और ये एग्जीक्यूटिव मतलब जो नियम कानून को लागू करवाएंगे, ये किसके लिए उत्तरदायी होंगे? लेजिस्लेटर के लिए। प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र, कार्यपालिका विधायिकी के प्रति जवाबदेह है। ठीक है। मतलब जो कानून को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, वो उसके लिए जवाबदेह है जो कानून को बना रहे हैं। तो अल्टीमेट ताकत किसके पास है? हमारे पास। हमने रिप्रेजेंटेटिव चुने, उन रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे? कानून बनाएंगे, कानून को लागू कराएंगे। ठीक है। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट, कि हम डायरेक्ट नहीं बना रहे। क्या कर रहे हैं? जिनको हमने चुना है वो बना रहे हैं। वही होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है? पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट, has four devices: referendum, initiative, recall, plebiscite, used to in territorial dispute like कश्मीर। स्विट्जरलैंड में लोग सीधे भाग लेते हैं, जनमत संग्रह, पहल और वापस बुलाना। ठीक है। तो क्या होता है? रेफरेंडम होता है, इनिशिएटिव होता है, रिकॉल होता है, प्लेबिसाइड होता है। मतलब ये कुछ टूल है जिनके जरिए जो है वहाँ की जनता जो है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है वहाँ की पॉलिटिक्स में। ठीक है। किस तरीके से स्कीम बनेंगी, क्या होगा, कैसे शासन होगा, कैसे नहीं होगा, ये क्या है? सब वही डिसाइड करेंगे। बात है समझ में? ठीक है। तो जो हमने ये पढ़े, मतलब पहला हमने पढ़ा रेफरेंडम। इधर ये रहा रेफरेंडम। रेफरेंडम पढ़ा, पहला हमने पढ़ा रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब ये हुआ कि जो कानून है, कानून पर जनता क्या मंजूरी, जो कानून बनाया है जनता उसको मंजूर कर रही है या नहीं कर रही। मतलब जो जनता है वो डायरेक्ट कह रही है कि ये नियम रखो या खारिज करो। अगला है इनिशिएटिव। मतलब जनता जो है वो क्या करती है? खुद ही क्या करती है? प्रपोज करती है। जनता खुद बताती है कि ये वाला नियम कानून बनाओ, अब इसकी जरूरत है। अगला है रिकॉल। रिकॉल मतलब हटाना। जनता को कोई कानून पसंद नहीं आया, उसने कहा कि इस कानून को हटाओ। अगला है प्लेबिसाइड। मतलब जैसे हमारे यहाँ कश्मीर का मुद्दा है या कोई और मुद्दा है, तो उस पर क्या करा लिया था? जनमत। जनमत करा लिया जाता है कि भाई हाँ, जनता का क्या विचार है, उस अनुसार ही क्या होगा? डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, बात है समझ में? तो दिक्कत यहाँ तक नहीं। ठीक है। आगे देखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ट्रिनिटी वार्निंग। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मस्ट को एग्जिट, इफ वन फॉल अनदर फॉल। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र एक ही साथ होने चाहिए। अगर अलग अलग होंगे या एक भी मिसिंग होगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। तो दिक्कत यहाँ तक नहीं। कर्सर किधर गया? एक तो ये छोटा सा कर्सर है, दिखाई नहीं देता। चलो। अच्छा, ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया ना? जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। देखो समझो बात, इसको भी समझा ही देते हैं। ठीक है, 1 मिनट लगेगा। देखो, दो तरह से हमारी क्लास चल रही है यूट्यूब पे, ये ध्यान रखना। एक ये क्लास है जिसमें हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया है, और एक है आपकी रिवीजन क्लास चल रही है। ठीक है, रिवीजन क्लास चल रही है। रिवीजन क्लास में जो है वो आपको एक साथ आपको जल्दी जल्दी बताया गया है, आपको बस उसको डेली देखना है। आपने जो पढ़ रखा है वो आपका रिवाइज होता रहे। ठीक है। तो 3 चीजें होती हैं: सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। ये तीन हो जो इक्वलिटी होनी चाहिए। मान लीजिए आपके यहाँ सोशल इक्वलिटी नहीं है, आर्थिक है और पॉलिटिकल है। इससे क्या होगा? मान लीजिए कोई है, उसके पास पैसा भी आ गया, उसको रिप्रेजेंटेटिव भी मिल गया, लेकिन समाज उसको ग्रहण नहीं करेगा। अब मान लीजिए सामाजिक है लेकिन इकोनॉमिक नहीं है, तो क्या है? मान लीजिए समाज ने भी उसको दर्जा दे दिया, पॉलिटी ने भी दर्जा दे दिया,
लेकिन वो क्या रह जाएगा, गरीब रह जाएगा। उसी तरीके से समाज ने दर्जा दे दिया, इकोनॉमी में भी हाँ अच्छा है, लेकिन पॉलिटिकल इक्वलिटी नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल इक्वलिटी नहीं है तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि उसको दूसरों पर आश्रित रहना होगा, दूसरों की ओर देखना पड़ेगा। ठीक है, बात है सन। तो ये समस्या ना हो, इस वजह से क्या हुआ, डेमोक्रेसी को अगर सफल करना है तो तीन चीजें चाहिए, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इक्वलिटी चाहिए। ठीक, चलो आगे बात करते हैं, प्रेम्बल आगे क्या कहती है। ठीक है, अगला क्या है हमारा नेचर, रिपब्लिक, गणराज्य। ठीक है, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, निर्वाचित, मतलब जैसे देखो हमारे यहाँ क्या है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हम प्रेसिडेंट को क्या काम करते हैं, देखो समझो, हम प्रेसिडेंट को क्या काम करते हैं, चुनते हैं। जो जिनको चुन के हमने भेजा वो उनको चुनेंगे। ठीक है, तो हम क्या फॉलो करते हैं, गणराज्य, रिपब्लिक के हम। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल आर टू टाइप। ठीक है, पहला मोनार्की और दूसरा रिपब्लिक। राजशाही या गणराज्य, हम क्या है, गणराज्य। दोनों में अंतर क्या होता है, मोनार्की और रिपब्लिक में अंतर क्या होता है, मोनार्की का मतलब होता है जैसे आपका कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम में है, वहाँ क्या मोनार्की, जो किंग चार्ल्स हैं उनके ही जो वंशज चले आ रहे हैं वही गद्दी पे बैठेंगे, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। यहाँ इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में क्या है, रिपब्लिक है। प्रेसिडेंट जैसे मुर्मू कहाँ है, वो इलेक्टेड हुई है। ठीक है, आर्टिकल 54 55 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है ना। तो रिपब्लिक का मतलब ये हुआ कि हम क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। वो किसी ऐसी फैमिली से नहीं आते कि खाली उससे ही आएंगे, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, तो आगे समझते हैं, द पॉलिटिकल सोवरेनिटी रिएक्ट्स विथ द पीपल, नॉट अ सिंगल किंग। राजनीतिक सत्ता जनता के हाथ में है, कि जो रिपब्लिक का मतलब ये हुआ, जो सारी शक्तियां वो किसके हाथ में है, जनता के हाथ में। अब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास, किसी को कोई विशेषाधिकार उपस्थित नहीं है कि खाली मुगल फैमिली का ही राष्ट्रपति के लिए खड़ा हो सकता है, या जो पुराने राजा महाराजा हैं वही खड़े हो सकते हैं ना। आप जिनको चुन के भेजोगे वही चुनेंगे, राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा वो चुने जाएंगे। कोई भी हो सकते हैं, किसी भी कास्ट के हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं। ठीक है, ऑल पब्लिक ऑफिस आर ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अ ट्राइबल टीचर बिकम प्रेसिडेंट, सभी सरकारी कार्यालय हर नागरिक के लिए खुले हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हम किसी को बैन कर दे कि हाँ भाई तेरा रंग काला है तो तुझे भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिलेगा, तेरा रंग काला है तो 5 किलो अनाज नहीं मिलेगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। मतलब जो भी पब्लिक ऑफिस है, जो भी सरकारी कार्यालय है, वो सभी नागरिक के लिए खुला हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको किसी नागरिक के लिए बंद कर दो। ठीक है, अगला जस्टिस, न्याय। ये न्याय जो है वो हमने कहाँ से इंस्पायर होकर लिया है, तो कहाँ से, रशियन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होकर लिया है। रशियन रिवॉल्यूशन कब आया, 1917 में आया। रूसी क्रांति का भी 1917 में हुई। ठीक है, तो हम इसमें बात करेंगे थ्री टाइप ऑफ जस्टिस की। सभी सिटीजन के लिए तीन तरह की स्वतंत्रता, सॉरी तीन तरह का न्याय है। पहला सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। इक्वल ट्रीटमेंट, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रिलीजन, सेक्स, अपलिफ्टमेंट, बैकवर्ड क्लासेस, समान व्यवहार, भेदभाव नहीं। मतलब सोशल का मतलब, सोशल जस्टिस का मतलब ये हुआ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो कास्ट के बेस पे हो, रिलीजन के बेस पे हो, कलर के बेस पे हो, किसी के भी बेस पे हो। दूसरा हम बात करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में, आर्थिक समानता के बारे में। मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वेल्थ, एलिमिनेशन इनइक्वालिटी इन इनकम। संपत्ति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। मतलब गरीब जाए तो उसकी एफआईआर लिखी जाए, अमीर जाए उसकी एफआईआर लिखी जाए। जैसे एक बार एक केस हुआ था कि यूपी में, यूपी में नहीं, बिहार में, हाँ बिहार में एक केस हुआ था कि वहाँ एक शख्स था, उसको किसी से धमकी मिली थी, तो वो गया कोर्ट में कि सर मुझे धमकी धमकी मिल रही है, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, वो कुली का काम करता था। तो जज ने दो पुलिस वाले लगा दिए थे उसकी सेवा में कि भाई हाँ, इसको बॉडीगार्ड बन के रहो उसके संग, इसको किसी तरह की क्षति ना हो। वो अपना सामान ढोता था, पुलिस वाले साथ साथ चलते थे। तो ये दिखाता है क्या, इकोनॉमिक जस्टिस को। ये दिखाता है सोशल जस्टिस को। अगला है पॉलिटिकल जस्टिस, मतलब इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू ऑफिस। जैसे वोटिंग क्या हुआ, प्रोटेस्टिंग हुआ। ठीक है, समान राजनीतिक अधिकार कि भाई किसी को प्रोटेस्ट करना है वो कर सकता है,
सरकार की आलोचना करनी है कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके पास अधिकार है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। हम देखते हैं जैसे सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और इसको क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वितरणात्मक न्याय। किसको बोला जाता है, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस को बोला जाता है। सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस को बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई आपको कि सर हाँ हो गई। चलो आगे चले, आगे पढ़े, आगे पढ़े। ठीक है, और ये भी याद रखना आगे हम पढ़ेंगे ऐसे फंडामेंटल राइट से पार्ट 3 में है, डीपीएसपी पार्ट 4 में है, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। अब बात करते हैं किसकी, लिबर्टी की। लिबर्टी की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं। हमारी प्रस्तावना में कितनी तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है और हमने ये कहाँ से ली है, किससे इंस्पायर होके ली है। तो हमने किससे इंस्पायर होके ली है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होके ली है। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1789 में हुआ था। तो हमने जो लिबर्टी स्वतंत्रता ली है वो किससे इंस्पायर होके ली है, किससे प्रभावित होके ली है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रभावित होके ली है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर लिए। इसका मतलब क्या होता है, absence of restraint on activities while providing opportunity for individual development। पाबंदियों का अभाव और विकास के अवसर की भी, सबको विकास के अवसर मिलने चाहिए, सबके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए। मतलब किसी को कोई काम करना है काम कर सकता है, किसी को ठेला लगाना है ठेला लगाना है, किसी को बड़ा बिजनेस करना है बड़ा बिजनेस करना है, किसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है वो कर सकता है। जिसको जो काम करना है वो काम वो कर सकता है। ठीक है, तो क्या है, अपॉर्चुनिटी की बात करी गई है। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन एक्टिविटीज बाइल प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट। पाबंदियों का अभाव और विकास के अवसर की बात कही गई है। ठीक है, अगली बात की गई है जैसे कितनी तरह की स्वतंत्रता की बात करी गई है, प्रेम्बल में, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात करी गई है, तो 5। एग्जाम में पूछा जाएगा प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, 4, 5, 6, 7। तो वहां जाके आपको कंफ्यूज नहीं होना, कितने, 5। पहला, लिबर्टी ऑफ थॉट, किधर गया कर्सर, ये रहा, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। देखो, पहला, क्या आप सोचते हो, फिर कैसे एक्सप्रेशन रखते हो, उसके ऊपर क्या विश्वास करते हो, कैसा फेथ है और क्या वर्शिप। ठीक है, किसकी उपासना करते हो। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ठीक है, और जो ये लिबर्टी है, जो ये स्वतंत्रता, ये नेगेटिव भी हो सकती है और ये पॉजिटिव भी हो सकती है। स्वतंत्रता खाली सकारात्मक ही नहीं होती और खाली नकारात्मक भी नहीं होती, ये दोनों हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है नकारात्मक भी हो सकती है। अब जो स्वतंत्रता जो है, जो हमें मिली हुई है, वो कैसी है, एब्सोल्यूट है या नॉर्मल लिबर्टी है। तो लिबर्टी इज अ लाइसेंस टू डू एनीथिंग। ठीक है, सेकंड अमेंडमेंट गिव्स फ्रीडम टू कैरी गन्स एनीवेयर। इंडिया गिव क्वालिफाइड लिबर्टी विथ लॉजिकल लिमिट। अमेरिका में बंदूक रखने की खुली छूट है, भारत में स्वतंत्रता तार्किक सीमाओं के साथ है। ठीक है, बातें सुन, देखो सुनो, इससे यूएसए है, वहां पे चलती है गन लॉबी, गन लॉबी, गन लॉबी का मतलब ये कहाँ चलती है, यूएसए में चलती है। मतलब यूएसए में किसी को बंदूक रखने कुछ रखना है तो उसको इतना भारी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, वो अपने संग रख सकता है, कैरी करके कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है, उसको लेकर बंदूक को लेकर घूम सकता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में आपको लाइसेंस चाहिए। ठीक है, डी में आपको लाइसेंस देगा, लाइसेंस चाहिए, इलेक्शन होगा जमा कर ली जाएंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। कुल मिला के ये है कि आपको आज़ादी तो है अपने पास सामान रखने की, लेकिन उसको रेगुलेट भी किया गया है। जैसे मान लीजिए आपको आज़ादी दी गई किसका, उपासना की, तो इसका मतलब ये नहीं है जैसे विश्वास की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की। मान लो आपका विश्वास है कि भाई किसी मनुष्य की बलि चढ़ा के कुछ मिल जाएगा, तो वो गलत है, आपको सजा हो जाएगी, मर्डर का केस लग जाएगा। ठीक है, आप उपासना कर सकते हो लेकिन इस तरीके से कि किसी को हानि ना हो। जो रिस्ट्रिक्शन है वो ऑलरेडी बता दी गई है, इसमें कानून के हिसाब से ही प्रतिबंध भी लगा हुआ है। ठीक है, ये बात समझोगे।
अगली बात करी गई है किसकी, इक्वालिटी की बात करी गई है, समानता की बात करी गई है। एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए, नहीं, विशेषाधिकार का क्या है, अभाव है। द प्रेम्बल प्रोवाइड्स इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, स्थिति और अवसर की समानता की बात करता है, ठीक है। इक्वलिटी किसकी बात करता है, कितनी तरह की समानता की बात करता है, दो तरह की, पहला स्थिति और दूसरा अवसर की समानता, ठीक है, स्थिति और अवसर की समानता, मतलब पहले बात करी जाती है किसकी, इक्वलिटी की, इक्वलिटी की बात की जाती है और दूसरी बात की जाती है अपॉर्चुनिटी की, ठीक है। अवसर की समानता है और अवसर की समानता और स्थिति की समानता है, अवसर की समानता है और स्थिति की समानता की बात करी गई है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, आपका क्वेश्चन नहीं है। अब बात की जाती है कि जैसे इक्वलिटी, सिविक इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी और इकोनॉमिक इक्वलिटी, कुछ उदाहरण से समझे, जैसे आर्टिकल 14, 18, आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल लाइक, ठीक है, जो मतलब जो उपाधियां हैं उनका अंत की बात करी गई है, जैसे लंबरदार वगैरह ये उपाधियां थी, इनके अंत की बात करी गई। तो हमें सिविक इक्वलिटी मिली है, मतलब जैसे राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, ठीक, 17 अनटचेबिलिटी के खिलाफ, आर्टिकल 18, ठीक है, तो ये सब छुआछूत के खिलाफ, ये सब आर्टिकल। अब बात करते हैं पॉलिटिकल इक्वलिटी, जैसे आर्टिकल 325 नो एक्सक्लूजन फ्रॉम इलेक्टोरल रोल बेस्ड ऑन रिलीजन, रास, रेस और सेक्स, मतलब ऐसा नहीं है कि आप महिलाओं को वोट के अधिकार से वंचित कर दो, ऐसा नहीं है कि आप किसी एक धर्म के लोगों को अधिकार से वंचित कर दो, राइट, राइट टू वोट से, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 326 एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो भी इससे बड़ा है उसके पास राइट टू वोट होना चाहिए। एग्जाम में पूछा गया था, अभी हाल फिलहाल उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था एडल्ट फ्रेंचाइजी निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में, आर्टिकल 326 में। मतदान का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है, मतदान का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में, 325, 326, 327, 328, किसमें, 326 में, 326 में। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इक्वलिटी की, जैसे डीपीएसपी की बात कर ली जाती है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, काम में समानता की बात कर ली जाती है, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेटर्निटी, हमने एक वर्ड पढ़ा था क्या, फ्रेटर्निटी, कहाँ, प्रेम्बल में, देखो आपको दिखा देते हैं, परेशान मत हो, इधर ये फ्रेटर्निटी वर्ड, ये रहा, फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, ठीक है। तो हमने फ्रेटर्निटी की भी बात करनी है, फ्रेटर्निटी को भी हम समझते हैं, फ्रेटर्निटी को भी हम समझ लेते हैं, फ्रेटर्निटी को हम समझ लेते हैं, भाईचारा। फ्रेटर्निटी का हिंदी में मतलब होता है भाईचारे की भावना, सेंस ऑफ ब्रदरहुड और सिबलिंगहुड को हमें बढ़ाना है, ठीक है। हमें क्षेत्रीय, भाषा और धार्मिक मतभेदों से ऊपर उठना होगा, ठीक, जैसे हमें डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा की बात करनी, रिकॉग्नाइज द डिवाइन स्पार्क ऑफ, मतलब हमें हर किसी को इंसान करके समझना होगा, ठीक है। किसी को भी ऐसा नहीं कि इंसान से ऊपर मानना शुरू कर दे, नहीं, हम किसकी बात करेंगे, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की बात करेंगे, ठीक है। बात आई समझ में। तो इसी वजह से इसको के एम मुंशी ने क्या कहा, कॉल्ड द प्रेम्बल इज अ हॉर्स स्कोप ऑफ आर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मुंशी जी ने इसे हमारे गणराज्य की जन्म कुंडली कहा, क्या कहा, हमारे गणराज्य की जन्म कुंडली कहा, कि अगर भाईचारा नहीं है तो कुछ नहीं। के मुंशी कॉल्ड प्रेम्बल द हॉर्सोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मुंशी जी ने इसे हमारे गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है, कहा है, ठीक है। और सिटीजन से फंडामेंटल ड्यूटीज की भी बात करी, जैसे आर्टिकल 51A उसमें बात करी गई है, जैसे पार्ट वो किसमें, पार्ट आपका 4A में, ठीक है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन की बात की, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है, ठीक है। अब जो वर्ड इंटीग्रिटी है वो कब जोड़ा गया, इंटीग्रिटी जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़ा गया, ठीक है, तो दिक्कत।
क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? अब अगला सवाल आता है कि हमने देख लिया प्रस्तावना में क्या क्या है। ठीक है, एक सवाल आता है निकल के, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? द हिस्टोरिकल सुप्रीम कोर्ट बैटल, ऐतिहासिक कोर्ट के फैसले, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? देखो, अगर भाग है तो आप इसमें संशोधन कर सकते हो, शब्द जोड़ सकते हो, शब्द घटा सकते हो। भाग नहीं है तो आप शब्द घटा नहीं सकते, आप इसको लागू नहीं करा सकते। आता है समझ में? सबसे पहला केस आता है बेरुवारी यूनियन केस 1960। एग्जाम में यही पूछा जाएगा, इधर आएगा बेरुवारी केस, इधर आ जाएगा डेट लिखा हुआ। तो सबसे पहले बेरुवारी केस कब हुआ? 1960, 1960। 19 बोलो, बेरुवारी केस कब हुआ? 1960। बेरुवारी केस कब हुआ? 1960। बेरुवारी केस कब हुआ? 1960। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो प्रेम्बल है वो प्रेम्बल जो है वो सो द जनरल पर्पस ऑफ इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये संविधान का भाग नहीं है, आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते। फिर दूसरा आया केशवानंद भारती केस 1973। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड इस प्रीवियस रूलिंग, रूल्ड यस प्रेम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलटा अपना और कहा कि हाँ, अभिन्न अंग है। देखो, सुप्रीम कोर्ट क्या है, वो अपना फैसला भी बदल सकती है। उसने जो पहला फैसला दिया, जरूरी नहीं है कि वो उसके आधार पे ही फैसला दे, वो अपना फैसला फ्यूचर में बदल भी सकती है। जैसा केशवानंद भारती केस हुआ 1973 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले फैसले में कह दिया कि हाँ, ये सही बात है कि जो प्रेम्बल है वो क्या है? संविधान का भाग है, संविधान का भाग, संविधान का भाग है। ये बात कह दी गई। ठीक है, किस में कहा गया? केशवानंद भारती केस में ये बात मानी गई। फिर उसके बाद हुआ LIC केस हुआ, इधर गया कर्सर, हाँ ये LIC कर्सर हुआ 1995 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, इंटीग्रल पार्ट है, संविधान का हिस्सा है प्रस्तावना। ठीक है, परीक्षा में कुछ जाल बिछाए जाते हैं, उन जाल से बचने का समझो। द प्रेम्बल इज अ नॉन जस्टिसिएबल, यू कैन नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट टू लीगली इन्फोर्स इट। समझो, ठीक है, ये क्या है? गैर न्यायिक है। गैर न्यायिक का मतलब ये है कि मान लीजिए प्रेम्बल में आपको जस्टिस के बारे में लिखा है, इक्वालिटी के बारे में लिखा है, आपको इक्वालिटी नहीं मिली, जस्टिस नहीं मिला, तो प्रेम्बल के अनुसार आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट कि भाई हाँ देखो, मेरे अधिकारों का हनन हो गया। आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जो प्रेम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो क्या है? आपकी गैर न्यायिक है या नॉट जस्टिसिएबल है। इसके उल्लंघन पे आप नहीं जा सकते, इसके उल्लंघन पे आप नहीं जा सकते। कि इसके उल्लंघन पे आप सुप्रीम कोर्ट वगैरह नहीं जा सकते। बात आई समझ में आपके? आपको सर जी आ गए। अब अगली बात करते हैं, जैसा कैन इट बी अमेंडेड, क्या जो प्रस्तावना है, क्या जो प्रस्तावना है इसमें संशोधन किया जा सकता है? क्या जो प्रस्तावना है इसमें संशोधन किया जा सकता है? तो हाँ, यस, इसमें संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल 368 के अनुसार। हाँ, संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल 368 के अनुसार। ठीक है, लेकिन इस तरीके से संशोधन करोगे कि मूल ढांचे को कोई भी फर्क ना पड़े। तो इसमें अब तक एग्जाम अगर पूछा जाए, ये बताइए अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? ऑप्शन ए एक भी बार नहीं, ऑप्शन एक बार, ऑप्शन बी दो बार, ऑप्शन सी तीन बार, ऑप्शन डी चार बार। तो कितनी बार हुआ अब तक? एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 1976 में हुआ। तीन शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये शब्द जोड़े गए। ठीक है, ये रहा आपका, रिवीजन कर सकते हैं आप इस चीज से कि देखो, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल की कहाँ से लिया हमने? रशियन रेवोल्यूशन से। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी ऑफ डिग्निटी एंड यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोर्स विद द पीपल ऑफ इंडिया, नेचर, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बेरुवारी केस, केशवानंद भारती केस, LIC केस। ठीक है, लीगल स्टेटस नॉन जस्टिसिएबल है, बट वैसे स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट को करने का काम करता है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब कुछ सवाल देखो किस तरीके से पूछे जाते। द वर्ड विच वर्ड वर एडेड टू प्रेम्बल बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? सोशलिस्ट, रिपब्लिक, सेकुलर, इंटीग्रिटी, कौन कौन से वर्ड जोड़े गए?
कौन कौन से जोड़े गए? कौन कौन से जोड़े गए? विच वर्ड वर एडिड, तो कौन कौन से जोड़े गए? आपके जोड़े गए, देखो ट्रिक है इसकी, एस आई, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। रिपब्लिक था वो मूल प्रस्तावना का ही शब्द है। तो बी 1, 3, 4 ये जोड़े गए। अगला सवाल, द प्रेम्बल इज अ लीगली इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, तो वही नहीं, फॉल्स, ये गलत बात अभी बताइए आपको। अगला सवाल, इन विच केस डिड सुप्रीम कोर्ट होल्ड द preamble इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस केस में ये कहा गया कि जो बेरूबारी, सॉरी, जो प्रेम्बल है वो भाग नहीं है संविधान के, किस में? बेरूबारी में। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। केशवानंद कब हुआ था? ठीक है। LIC वाला कब हुआ था? मिनर्वा मिल केस कब हुआ था? इसको हम आगे पढ़ेंगे, मिनर्वा मिल केस को। ठीक है। अगला है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, तो आपको बताया था सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, क्या था? सी, सोशल और इकोनॉमिकल। अगला है, द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आर बोरोड फ्रॉम, कहाँ से लिया हमने? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया। फ्रीडम कहाँ से ली? यहाँ से ली। इक्वलिटी कहाँ से ली थी? रशियन से ली थी। ठीक है। तो ये है कुछ जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है। सारे लेक्चर अच्छे तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं, उनको पढ़ो, रिवीजन करो और एग्जाम में जल्दी सिलेक्शन। चलो, तो आज की क्लास रखते हैं यहीं।